सूचनाओं के इस भीड़ में हमारा लक्ष्य बस ये जानना नहीं रहे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि नीतियां क्यों बनी और क्यों बिगड़ी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम क्यों और कैसे को समझ लेते हैं, तो क्या और कब अपने आप याद हो जाते हैं। एकदम सही बात है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, किसी भी विशाल ढांचे को खड़ा करने से पहले ना एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। जी, एक नक्शा चाहिए होता है। हाँ, तो जब भारत आजाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से खंडहर जैसी थी। उसे फिर से बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसे ही हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। और ये ब्लूप्रिंट कोई रातों रात नहीं बन गए थे। अगर हम 1951 से 1956 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना को देखें, तो उसका पूरा ध्यान कृषि पर था। और ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थे, है ना? जी बिल्कुल, हेरोडोमन मॉडल। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये केवल एक नाम नहीं है। इस मॉडल का मूल विचार ये था कि आर्थिक विकास के लिए बचत और निवेश, ये दोनों सबसे जरूरी हैं। मतलब पैसे बचाओ और फिर उसे सही जगह लगाओ। एकदम सही। नव स्वतंत्र भारत के सामने उस वक्त सबसे बड़ा संकट था अपने लोगों का पेट भरना। जब तक देश का पेट नहीं भरेगा, तब तक कोई भी औद्योगिक विकास संभव ही नहीं था। हाँ, भूखे पेट तो कोई कारखाने में काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसलिए पहली प्राथमिकता हमारे खेतों को दी गई। ये बात तो काफी तर्कसंगत लगती है, लेकिन फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली, उसने अचानक अपनी दिशा क्यों बदल दी? दिशा बदलना जरूरी था उस वक्त। मतलब कृषि से सीधे भारी उद्योगों की तरफ इतनी बड़ी छलांग। और यहीं पर परीक्षाओं का वो सबसे पसंदीदा सवाल भी आता है, महालानोबिस मॉडल। आखिर इस मॉडल में ऐसा क्या था जिसने पूरी दिशा ही बदल दी? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार रणनीतिक बदलाव था। पीसी महालानोबिस का मानना था कि अगर हम सिर्फ कपड़े और जूते बनाते रहेंगे, तो उन्हें बनाने वाली मशीनें हमें हमेशा विदेशों से खरीदनी पड़ेंगी। अच्छा, तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। बिल्कुल। अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें मशीनें बनाने वाली मशीनें लगानी होंगी, यानी भारी उद्योग स्थापित करने होंगे। अरे वाह, मशीनें बनाने वाली मशीनें, ये तो बहुत ही सटीक तरीका है इसे याद रखने का। हाँ, इसीलिए दूसरी योजना में लोहे, इस्पात और बिजली जैसे बुनियादी उद्योगों पर भारी निवेश किया गया। ये दीर्घकालिक विकास की नींव रखने का एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या ये साहसिक कदम जमीन पर उतना ही सफल रहा? क्योंकि जब हम 1961 से 1966 की तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ देखते हैं, जिसका लक्ष्य भी आत्मनिर्भरता था, तो इतिहास बताता है कि वो योजना बुरी तरह विफल रही। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरी योजना की विफलता का कारण कोई गलत आर्थिक मॉडल नहीं था। तो फिर क्या वजह थी? वजह थी बाहरी और प्राकृतिक आपदाएं। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और उसी दौरान देश में एक भयानक सूखा भी पड़ गया। ओह, मतलब एक के बाद एक लगातार 3 झटके। जी, देश का सारा पैसा और संसाधन विकास के बजाय रक्षा और राहत कार्यों में चला गया। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। और यहीं पर हमें कारण और प्रभाव का सबसे सटीक उदाहरण देखने को मिलता है। इसी विफलता के कारण पंचवर्षीय योजनाओं की वो जो कड़ी थी, वो टूट गई। बिल्कुल टूट गई। 1966 से 1969 के बीच कोई 5 साल की योजना नहीं आई, बल्कि 3 अलग-अलग वार्षिक योजनाएं लाई गईं। और श्रोताओं, इसे ही योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे कहा जाता है। और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब आया, लेकिन इसका क्यों जानना ज्यादा जरूरी है, जो हमने भी डिस्कस किया। बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर जब स्थिति थोड़ी स्थिर हुई, तो 1969 से 1974 तक चौथी योजना आई, जिसमें स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक नारा हमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है, जो 1974 से 1978 तक चली। और वो नारा था गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ। परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन ये योजना अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी ना। 1978 में सरकार बदल गई और जनता पार्टी सत्ता में आए। हाँ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। और उन्होंने एक नई अवधारणा पेश की, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। ये 1978 से 1980 तक चला। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि तकनीकी रूप से ये रोलिंग प्लान आखिर था क्या?
देखिए, रोलिंग प्लान का विचार ये था कि किसी योजना को 5 साल के लिए कठोरता से बांधने के बजाय हर साल उसका मूल्यांकन किया जाए। अच्छा, मतलब फिक्स्ड नहीं रखना है। बिल्कुल। और अगले साल के लिए नई योजना में जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएं। यानी योजना हर साल आगे रोल करेगी। समझ गए। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला। नहीं चला। 1980 में सरकार फिर से बदली और छठी पंचवर्षीय योजना वापस आ गई, जो 1980 से 1985 तक चली। इसने आर्थिक उदारीकरण की एक बहुत ही शुरुआती नींव रखी। और फिर 1985 से 1990 तक 7वीं योजना आई, जिसमें रोजगार और खाद्य उत्पादन पर जोर दिया गया। जी, और इसके बाद फिर से अर्थव्यवस्था का पहिया रुकता है। हाँ, 1990 से 1992 के बीच फिर से वार्षिक योजनाएं लानी पड़ी, जिसके पीछे का कारण हम आगे चलकर बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, 1991 का संकट। लेकिन उससे पहले इन योजनाओं के क्रम को पूरा कर लेते हैं। 1992 से 1997 तक 8वीं योजना आई, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है ना? जी हाँ, और इसका पूरा फोकस मानव संसाधन विकास पर था। सही। इसके बाद 1997 से 2002 तक 9वीं योजना आई, जिसका लक्ष्य समानता और न्याय के साथ विकास था। फिर 10वीं योजना, जो 2002 से 2007 तक थी, उसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। दोगुना? ये तो काफी बड़ा लक्ष्य था। बहुत बड़ा। फिर 11वीं योजना आई 2007 से 2012 तक, जिसका मंत्र था तेज और समावेशी विकास। और अंततः 12वीं योजना, जो 2012 से 2017 तक चली। और 12वीं योजना का लक्ष्य था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। श्रोताओं को ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। तो ये था हमारी अर्थव्यवस्था का वो ढांचा जिसने दशकों तक नीतियां तय की। लेकिन अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जो असल में जमीन पर इस देश को चलाता है। मेरा मतलब है कृषि। और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, डेटा हाईलाइट वाला हिस्सा। जी, आज भी जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 15 से 18% के बीच ही है, लेकिन रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 45% से भी अधिक है। ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि 100 में से 45 लोग मिलकर सिर्फ 15 रुपए कमा रहे हैं, जबकि बाकी 55 लोग मिलकर 85 रुपए कमा रहे हैं। यह असमानता सच में बहुत बड़ी है, और यही परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक सवालों का आधार बनती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कृषि शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक मिथक हावी होता है। हमें लगता है कृषि का मतलब सिर्फ खेतों में गेहूं या चावल उगाना है, बस ट्रैक्टर और खेत। यह एक बहुत ही सीमित नजरिया है। अर्थशास्त्र में कृषि का दायरा बहुत व्यापक है। तो इसमें और क्या क्या आता है? इसे हम कृषि क्रांतियों के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिन्होंने भारत के प्राथमिक क्षेत्र की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इन क्रांतियों ने सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि दूध, मछली, शहद और यहाँ तक कि पोल्ट्री उत्पादन को भी एक नई दिशा दी। तो चलिए तैयारी करने वालों के लिए इन 15 क्रांतियों के पीछे के तर्क को डिकोड करते हैं। सबसे मशहूर तो हरित क्रांति है, जो 1960 के दशक में आई थी। जी, खाद्यान्न उत्पादन के लिए। हाँ, हम भुखमरी के कगार पर थे और इस क्रांति ने उच्च उपज वाले बीजों के जरिए गेहूं और चावल के उत्पादन में सच में चमत्कार कर दिया। बिल्कुल, और इसके तुरंत बाद श्वेत क्रांति आई, जो दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है। और परीक्षाओं में इसे अक्सर ऑपरेशन फ्लड के नाम से पूछा जाता है। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड। इसका कारण समझना बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ गाय भैंस पालने के बारे में नहीं था, बल्कि लाखों छोटे किसानों को सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स के जरिए एक साथ जोड़ने का एक विशाल नेटवर्क था। दूध सफेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति है। रंगों का ये तर्क काफी मजेदार है और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। जैसे पीली क्रांति, जो तिलहन या खाद्य तेल से जुड़ी है। सरसों के खेत पीले होते हैं। बिल्कुल सही। नीली क्रांति, जो मछली पालन से जुड़ी है, क्योंकि समुद्र और पानी का रंग नीला होता है। लेकिन कुछ क्रांतियां ऐसी भी हैं जो थोड़ा भ्रम पैदा करती हैं और परीक्षक वहीं पर फंसाने वाले सवाल पूछते हैं। जैसे कि कौन सी? जैसे गुलाबी क्रांति। ये झींगा मछली, जिसे हम प्रॉन कहते हैं, और प्याज के उत्पादन से जुड़ी है। अच्छा, झींगा और प्याज दोनों गुलाबी। जी। और लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ईंधन और कॉफी उत्पादन से है। कॉफी भूरी होती है, ये याद रहेगा। और एक जो बहुत कंफ्यूज करती है,
वो है सुनहरी क्रांति और सुनहरा रेशा क्रांति। हाँ, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। श्रोताओं को यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन ये फल और शहद उत्पादन के लिए है। शहद का रंग सुनहरा होता है। एकदम सही। लेकिन अगर इसमें रेशा या फाइबर शब्द जुड़ जाए, सुनहरा रेशा क्रांति, तो इसका सीधा मतलब जूट या पटसन से है। बिल्कुल। और यही सेम लॉजिक चांदी यानी सिल्वर पर भी लागू होता है। चांदी क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है, लेकिन चांदी रेशा क्रांति कपास यानी कॉटन उत्पादन से जुड़ी है। मतलब फाइबर शब्द ही यहाँ पर मुख्य अंतर पैदा करता है। जी, फाइबर आते ही फसल बदल जाती है। इसके अलावा गोल क्रांति है, जो साफ तौर पर आलू के लिए है, क्योंकि आलू गोल होता है। हाँ, सबसे आसान। सदाबहार क्रांति जो कृषि के समग्र विकास की बात करती है। फिर है अमृत क्रांति, जिसका संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, क्योंकि नदियों का जल अमृत के समान होता है और बहुत सुंदर तरीके से याद रखा जा सकता है इसे। और अंत में इंद्रधनुषी क्रांति, जिसमें कृषि के सभी क्षेत्रों को एक साथ विकसित करने का लक्ष्य है, ठीक वैसे ही जैसे इंद्रधनुष में सारे रंग समाहित होते हैं। देखिए, इन क्रांतियों ने देश को भुखमरी से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन कोई भी देश सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र के दम पर महाशक्ति नहीं बन सकता ना। हाँ, हमें आगे बढ़ना ही था। बिल्कुल, हमें उद्योगों की जरूरत थी। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए इस पूरी अर्थव्यवस्था को न एक यात्रा की तरह देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए खेत में कपास उगी। वो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर है, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। अब उस कपास को हमने एक कारखाने में भेजा, जहां उसका धागा बना और फिर एक शानदार शर्ट बन गई। ये द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर है, मतलब विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। एकदम परफेक्ट उदाहरण। और अब उस शर्ट को एक ट्रक में लादकर शोरूम तक पहुंचाया गया। शोरूम के कर्मचारी ने उसे बेचा और आपने उसे खरीदने के लिए बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो परिवहन, रिटेल और बैंकिंग है, ये सब तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसमें आता है। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है, कपास से लेकर क्रेडिट कार्ड तक का सफर। जी। लेकिन भारत के इस सफर में 1991 में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम अक्सर किताबों में 1991 के आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि असल में उस साल ऐसा क्या हुआ था कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था? इसे गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1956 की औद्योगिक नीति पर। अच्छा, वही समाजवादी मॉडल। बिल्कुल। उस समय हर चीज पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है या अपनी चल रही फैक्ट्री में उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाना भी है, तो आपको सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे। पोर्ट ज्यादा कर रहे थे और निर्यात यानी एक्सपोर्ट बहुत कम। और यहीं से शुरुआत होती है भुगतान संतुलन संकट की, जिसे परीक्षाओं में BOP या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे अगर मैं थोड़ी आसान भाषा में कहूँ तो ये कुछ ऐसा था जैसे एक परिवार अपनी आमदनी से बहुत ज्यादा खर्च कर रहा हो। वे बाहर से सारा कीमती सामान तो मंगवा रहे थे, लेकिन जब दुकानदार को पैसे चुकाने की बारी आई तो उनके पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं था। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। 1991 में हमारे पास बाहर से पेट्रोल और जरूरी सामान खरीदने के लिए केवल कुछ ही हफ्तों का पैसा बचा था। बाप रे, सिर्फ कुछ हफ्तों का? जी, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक आपातकाल था। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूरन खोलना पड़ा और यहीं से LPG सुधारों का जन्म हुआ। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। बिल्कुल। हमने लाइसेंस राज की जंजीरें तोड़ दी, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया और सरकारी एकाधिकार को खत्म किया। ये परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा संभावित सवालों में से एक है। और इस एक बड़े फैसले ने पूरी अर्थव्यवस्था का गेर ही बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। वो क्या? इस उदारीकरण का सबसे बड़ा फायदा हमारे द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग को उतना नहीं मिला जितना तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र को मिला। अच्छा, मतलब सर्विस सेक्टर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। बिल्कुल। IT, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर ने 1991 के बाद एक जबरदस्त छलांग लगाई। सही कहा। अब चाहे वो कृषि हो, कारखाने हो या बड़े बड़े IT पार्क्स, इस पूरी आर्थिक मशीनरी को चलाने के लिए
पैसों के निरंतर प्रवाह की जरूरत होती है ना। जी, पैसे के बिना तो कुछ नहीं चलेगा। और इस पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करता है हमारा केंद्रीय बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। एकदम सही। अर्थव्यवस्था अगर एक इंजन है तो बैंकिंग प्रणाली उसका ईंधन है, और आरबीआई उस ईंधन को नियंत्रित करने वाला वॉल्व है। बहुत खूब। परीक्षा के दृष्टिकोण से आरबीआई के कुछ कठोर तथ्य बार बार सामने आते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। और इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग का हक था। श्रोताओं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे जरूर रेखांकित कर लें। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। जी, हिल्टन यंग आयोग। ये तथ्य इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कि एक केंद्रीय बैंक की जरूरत आज़ादी से बहुत पहले ही महसूस कर ली गई थी। बिल्कुल। शुरुआत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई ले जाया गया। और एक और महत्वपूर्ण वर्ष है ना, 1949, है ना? हाँ, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी वो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। अगर हम आरबीआई के कार्यों की बात करें तो नोट छापना और सरकार के बैंक के रूप में काम करना तो है ही। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन करना। जी। ये सबसे क्रिटिकल काम है। मैं इसे एक बांध या डैम की तरह देखती हूँ। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई रूपी बाढ़ आने लगती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाकर उस पानी यानी पैसे के बहाव को रोक देता है। बिल्कुल। और जब मंदी रूपी सूखा पड़ता है तो वो ब्याज दरें घटाकर पैसे का बहाव खोल देता है ताकि बाजार में पैसा आए। यह एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। पैसे की छपाई से लेकर उसकी कीमत तय करने तक सब कुछ इसी मौद्रिक नीति के दायरे में आता है, और यही सुनिश्चित करता है कि देश की आर्थिक गाड़ी कभी पटरी से न उतरे। तो अब जब हमने 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 1991 के ऐतिहासिक संकट और आरबीआई के उस विशाल बांध तक का सफर तय कर लिया है, तो परीक्षा कक्ष के दबाव को कम करने के लिए एक क्विक रिकैप हो जाए। नेकी और पूछ-पूछ। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले 1951 प्रथम योजना। यहाँ हमने कृषि पर जोर दिया और हैरो-डोमर मॉडल को अपनाया ताकि देश का पेट भर सके। फिर आई दूसरी योजना, महालानोबिस मॉडल, जहां हमने माना कि आत्मनिर्भरता के लिए भारी मशीनें और उद्योग खुद लगाने होंगे। बिल्कुल। और कृषि क्रांतियों में हमने देखा कि रंग ही पहचान है। जी। श्वेत क्रांति दूध और ऑपरेशन फ्लड के लिए, लेकिन फाइबर शब्द का ध्यान रखना है। सुनहरा रेशा जूट है और चांदी का रेशा कपास। और वित्तीय मोर्चे पर 1935 में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई बना, जो 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ। अंत में 1991 का वो साल जब भुगतान संतुलन संकट ने हमें दीवार की तरफ धकेल दिया और हमने एलपीजी सुधार अपनाए, जिससे अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए पूरी तरह खुल गई। इन